नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईवी एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपको पता है, ईवी एकेडमी पॉलिटी पर एक मैराथन क्लास चला रहा है। तो उसी वीडियो की अगली कड़ी में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। अगर लास्ट में पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो दोस्तों, इसमें कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील की जा सकती है? तो हमारा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा प्रीवी काउंसिल। तो प्रीवी काउंसिल होता क्या है? तो दोस्तों, यह किसी विधि या कानून के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। यह किसी राष्ट्राध्यक्ष या जो संस्था जो सही सलाह दे सकती है किसी भी कानून पर, उससे यह सलाह लिया जाता है। एक तरीके की यह संस्था होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी निर्णय को दे देता है तो प्रीवी काउंसिल अगर चाहे तो उस निर्णय को खारिज कर सकती है। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। आज का दूसरा क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाने लगी? तो दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की नियुक्ति बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा की जाने लगी। इसके पहले गवर्नर जनरल की नियुक्ति संसद करती थी, ब्रिटेन की संसद करती थी। तो अभी आया है अभी आया पिट्स इंडिया एक्ट दोस्तों। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। ये कब आया था? ये 1784 में आया था। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना करना, और इसी अधिनियम के तहत ही दोस्तों पहली बार कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ही ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति के पद को मिला दिया गया? तो दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए 1786 का एक्ट। 1786 के एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल और मुख्य सेनापति के पद को मिला दिया गया। इस एक्ट के पहले दोस्तों, यह जो 1786 का एक्ट है, यह पिट्स इंडिया एक्ट का ही एक संशोधित स्वरूप है। इस एक्ट के पहले क्या होता था कि गवर्नर जनरल के काउंसिल में जो 3 सदस्य थे उसमें से कोई एक सदस्य सेनापति बनता था। लेकिन इस एक्ट के तहत 1786 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को ही सेनापति पद का दायित्व दिया जाने लगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चार्टर एक्ट 1793 से संबंधित है? हमारे ऑप्शन हैं, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दोस्तों ये भी करेक्ट है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। दोस्तों ये भी करेक्ट है। मद्रास, कलकत्ता और मुंबई के लिए नगर निगम के गठन की व्यवस्था की गई। दोस्तों ये भी सत्य है। तो दोस्तों हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उपरोक्त सभी कथन हमारे सत्य हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये ऑप्शन है आपका, कंपनी का भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दोस्तों ये इनकरेक्ट हो गया आपका। व्यापार 20 वर्षों के लिए तो बढ़ाया गया, लेकिन एकाधिकार को खत्म कर दिया गया था दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है, कंपनी का चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को खत्म कर दिया गया। ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि कंपनी का चीन के साथ व्यापार के अधिकार को बनाए रखा गया था इस एक्ट के तहत। तीसरा ऑप्शन इसमें, कंपनी का भारत के साथ चाय और चीनी के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा गया। तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। और नेक्स्ट डी वाला क्या है, चीन के साथ व्यापार को खत्म कर दिया गया। तो बिल्कुल भी अनकरेक्ट है दोस्तों, क्योंकि चीन के साथ व्यापार को बनाए रखा गया था, अगले 20 वर्षों तक बनाए रखा गया था। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहा था? दोस्तों ये थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा
गांधी। महात्मा गांधी ने ही भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहा था। अब आ रहा है इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935, तो इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे इसका रिवीजन एक बार हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें दोस्तों इसी के तहत आरबीआई की स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना किया गया। और इसमें दूसरा प्रावधान क्या था दोस्तों, इस एक्ट के तहत ही आरबीआई की स्थापना किया गया। इसका दूसरा प्रावधान क्या था, इसी के तहत ही 1937 में बर्मा भारत से अलग हुआ था। और इसी के तहत ही दोस्तों संघ की नींव रखी गई थी। संघीय शासन की प्रणाली इसी एक्ट के तहत शुरू की गई थी। और इसका अगला प्रावधान था दोस्तों, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, अर्थात केंद्र तथा राज्यों की 20 शक्तियों का विभाजन किया गया था। इसका तीसरा प्रावधान था, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन मतलब दोहरी शासन की जो परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया गया। इसी के तहत ही 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसी भारत सरकार अधिनियम के तहत ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी के तहत ही फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इस एक्ट के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। तो दोस्तों ये था आपका भारत शासन अधिनियम 1935। इसी एक्ट के तहत दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया था। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यहाँ पर कर लीजिएगा 1935 दोस्तों। 1935 के तहत धन विधेयक को किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन हैं उच्च सदन, निम्न सदन, गवर्नर जनरल के समक्ष, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ये था निम्न सदन। आपका निम्न सदन में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसमें ये प्रावधान था दोस्तों, प्रस्तुत तो निम्न सदन में किया जा सकता है, लेकिन इसको उच्च सदन में इस पर बहस किया जा सकता है। उच्च सदन इसका विरोध कर सकता है, लेकिन प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा, सिर्फ निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाएगा। तो आगे हम डिस्कस कर दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कितने प्रांत को द्विसदनी बनाया गया। तो कितने प्रांतों को द्विसदनी बनाया गया था दोस्तों, इसमें 6 प्रांत थे जिनको द्विसदनी बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। तो इस एक्ट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में दोस्तों 321, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां इसमें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया। तो दोस्तों था ये भारत शासन अधिनियम 1935 को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा गया, क्योंकि इसी के जो अनुच्छेद और अनुसूचियां थी दोस्तों भारतीय संविधान में सम्मिलित हैं। इसी का लगभग 50% मटेरियल, मोर देन 50% मटेरियल भारतीय संविधान में सम्मिलित है। अर्थात भारतीय संविधान इसी से अपना मटेरियल कलेक्ट किया है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत शासन अधिनियम 1919 को किसने बिना सूरज का सवेरा कहा है। तो इसमें हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। दरअसल क्या है दोस्तों कि ये जो होम रूल आंदोलन था उसी के बाद यह अधिनियम लाया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें इस होम रूल आंदोलन को किसने ऑर्गेनाइज किया था, बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। तो उनके अनुसार यह प्रावधान नहीं किया गया था, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने भारत शासन अधिनियम 1919 को बिना सूरज का सवेरा कहा। अर्थात इसका कोई महत्व नहीं है, ये हमारे तरीके का है ही नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रांतों को पहली बार ऋण लेने
तथा कर लगाने का अधिकार किस सुधार के तहत प्रदान किया गया? दोस्तों ये हो गया मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। इसी के तहत मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार के तहत ही प्रांतों में कर लगाने तथा का अधिकार तथा ऋण देने का अधिकार की सुविधा प्रदान की गई। तो दोस्तों इसको भारत शासन अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इसी को ही मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और मार्ले मिंटो सुधार को ही दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1909 कहा जाता है। 1909 भारत शासन अधिनियम 1909 को ही मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा, यहाँ पर दोस्तों किस अधिनियम कर लीजिएगा, किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर भाषण देने की शक्ति प्रदान की गई? ये दोस्तों था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर भाषण देने की अनुमति प्रदान की गई। तो अभी हमने डिस्कस किया दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में। इसके क्या क्या प्रावधान थे? इसके प्रावधान थे दोस्तों पीछे वाली लेक्चर में, पीछे वाली स्लाइड में डिस्कशन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्रता पूर्व अंतरिम मंत्रिमंडल में विधि विभाग किसे दिया गया था? दोस्तों स्वतंत्रता पूर्व की बात हो रही है। स्वतंत्रता पूर्व में जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया था उसमें विधि विभाग जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल, इसमें बहुत लोग B.R. अम्बेडकर को ही टिक करते, लेकिन ये गलत है। अंतरिम मंत्रिमंडल में जो विधि विभाग दिया गया था वो जोगेंद्र नाथ मंडल को दिया गया था। और जो स्वतंत्रता के बाद जो मंत्रिमंडल बना था उसमें B.R. अम्बेडकर को विधि विभाग दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो दोस्तों इस सब के बारे में आप लोग सुने ही होंगे। लौह पुरुष किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यही स्वतंत्रता के बाद पहले गृह मंत्री बने थे। इन्होंने ही भिन्न भिन्न रियासतों को एकत्रित कर भारत का निर्माण किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइमन आयोग का गठन कब किया गया? तो दोस्तों साइमन आयोग का गठन 1727 में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस एक्ट के तहत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? तो दोस्तों ये एक्ट था हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। इसमें दोस्तों ये एक्ट था दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था। आज का अगला क्वेश्चन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो कार्यपालिका परिषद के उप सभापति दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस कार्यपालिका अंतरिम सरकार की कार्यपालिका के जो सभापति थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, लेकिन उप सभापति जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लास्ट में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।